हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का श्री आर्ट गैलरी में। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे सभी इम्पॉर्टेंट आर्ट हिस्ट्री के क्वेश्चन को। काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो है, आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन आता है आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन है कि अमृता शेरगिल किस कला से प्रभावित हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि अमृता शेरगिल अजंता और एलोरा के भव्य चित्रों से काफ़ी प्रभावित होती हैं। जब अमृता शेरगिल 1937 ईस्वी में दक्षिण भारत की यात्रा पर होती हैं तो इनकी मुलाकात काल खंडेलवाला से होती है। काल खंडेलवाला से मिलने के बाद काल खंडेलवाला ने अमृता शेरगिल से आग्रह किया कि आपको भारतीय कला की जड़ में लौटना होगा। इन सभी बातों से अमृता शेरगिल काफ़ी प्रभावित होती हैं और वो दिसंबर 1937 ईस्वी में अजंता और एलोरा के भव्य चित्रों को देखा, जिससे वो काफ़ी प्रभावित होती हैं। तो अमृता शेरगिल से बनने वाले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। अमृता शेरगिल से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि अमृता शेरगिल का जन्म कहाँ पर हुआ है, तो यहाँ पर इनके जन्म के बारे में जान लेते हैं। इनका जो जन्म होता है वो 30 जनवरी 1913 ईस्वी में इनकी जन्म होती है। 1913 ईस्वी में कहाँ पर? बुडापेस्ट में। बुडापेस्ट जो है ये हंगरी की कैपिटल है, इसको याद रखिएगा। हंगरी की कैपिटल जो है वो बुडापेस्ट में है। इनकी मृत्यु कब होती है? तो इनकी मृत्यु जो होती है वो 6 दिसंबर 1941 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है और मृत्यु जो होती है वो लाहौर में होती है। लाहौर कहाँ पर है? पाकिस्तान में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आए एग्जाम में। क्वेश्चन ये पुटअप होता है कि इनकी मृत्यु कितने वर्ष की आयु में होती है? तो इनकी मृत्यु जो होती है वो 28 वर्ष की आयु में होती है, अर्थात अल्प आयु में इनकी मृत्यु होती है, परंतु इनके नाम पर बहुत ही ख्याति है। अभी हाल ही में सेफनोनार्ड की सेल में 16 सितंबर 2023 को इनकी बहुत ही फेमस पेंटिंग द स्टोरी टेलर अभी ये सेल हुई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पेंटिंग है, इसको नोट करिएगा। इस पेंटिंग को अमृता शेरगिल ने 1937 ईस्वी में निर्मित किया था और ये ऑयल पेंटिंग है। और इस पेंटिंग की अभी इंटरनेशनल जो प्राइस है वो 61.8 करोड़ रुपए में ये बिकी है। तो ये जो कृति है यह किसी भारतीय कलाकार द्वारा किसी कलाकृति के लिए हासिल की गई सबसे महंगी कीमत का विश्व रिकॉर्ड ये जो पेंटिंग है वो निर्मित कर रही है। और अमृता शेरगिल वर्तमान में पूरे विश्व में भारत की सबसे महंगी आर्टिस्ट के रूप में जानी जाती हैं। तो यहाँ से बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंटों को आप सभी लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन पूरी संभावना है बनने के। अगले क्वेश्चन पर डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि लाला लाजपत राय का पोर्ट्रेट बनाया, और ऑप्शन के रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सतीश गुजराल ने लाला लाजपत राय का पोर्ट्रेट बनाया था। आपको ये बताना है टेस्ट के रूप में, तो लाला लाजपत राय का स्कल्पचर किसने बनाया था? आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताने हैं। सतीश गुजराल से बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंटों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। सतीश गुजराल बहुत ही इम्पॉर्टेंट बहुमुखी प्रतिभा के भारतीय कलाकार हैं और इनसे बनने वाले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो सतीश गुजराल का जो जन्म होता है वो 25 दिसंबर 1925 ईस्वी का इनका जन्म होता है। और जन्म कहाँ पर होता है? वो झेलम में होता है। झेलम कहाँ पर है? ये पश्चिमी पंजाब में है, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। इनकी मृत्यु अभी हाल ही में होती है। कब होती है? तो 26 मार्च 2020 में इनकी मृत्यु हो जाती है, अर्थात कोरोना का काल था, इनकी मृत्यु हो जाती है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल के छोटे भाई हैं और ये बचपन से ही ये श्रवण थे, अर्थात सुनने की इनकी शक्ति जो थी बहुत कम थी। ये बहुमुखी प्रतिभा के कलाकार थे। इनकी जो शिक्षा होती है मेयो स्कूल ऑफ आर्ट से होती है, उसके बाद जे स्कूल ऑफ आर्ट से पढ़ते हैं
और ये चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार, म्यूरल आर्टिस्ट, प्रिंट मेकर, टेराकोटा आर्टिस्ट, तमाम विधाओं में कार्य करने वाले भारत के बहुमुखी प्रतिभावान कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन इनकी जो सबसे अधिक जो प्रसिद्धि हुई है वो भित्ति चित्रकार के रूप में हुई है। इसको याद रखिएगा क्योंकि ये भित्ति चित्रकारी में इनको काफ़ी प्रसिद्धि मिली है। भित्ति चित्रकारी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आर्टिस्ट हैं सतीश कुमार गुजराल। तो यहाँ से बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंटों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि पैग के सदस्य नहीं थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि पैग के सदस्य नहीं थे आरा, हुसैन, रजा और सुजा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि पैग के सदस्य नहीं है यहाँ पर पुटअप किया जा रहा है। इस पॉइंट को नोट करिएगा। ये जितने भी आरा, हुसैन, रजा और सुजा हैं ये पैग के सदस्य तो हैं, लेकिन यहाँ पर सदस्य नहीं हैं पुटअप किया जा रहा है। तो यहाँ पर मैंने कहा सुजा नहीं है, तो सुजा हैं क्या? तो ये पैग के क्या थे? सचिव थे। इसको याद रखिएगा क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है कि पैग के सदस्य नहीं थे, तो सदस्य तो सभी थे लेकिन सदस्य नहीं थे, कौन थे? तो वो सचिव के पद पर सुजा थे। ऑप्शन के अनुसार बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। पैग यहाँ पर आया है तो पैग से बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंटों को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। पैग जो है इसका पूरा नाम जो होता है वो है PAG, पैग, अर्थात प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप। इसका पूरा नाम होता है प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप और इसकी स्थापना जो होती है वो 1947 ईस्वी में मुंबई में होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, सभी याद रखिएगा। इसकी स्थापना बार बार पुटअप किया जाता है तो इनकी स्थापना 1947 ईस्वी में मुंबई में होती है। इसके सदस्यों की जो कुल संख्या होती है वो 6 होती है, अर्थात इनके सदस्यों में जो 6 सदस्य थे वो कौन कौन थे? आरा थे, हुसैन थे, रजा थे, सुजा थे, गाड़े थे, बाकरे थे। ये सभी कलाकार इनमें थे। बाकरे जो थे ये पैग के मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं, इनको याद रखिएगा। पैग की जो पहली प्रदर्शनी जो होती है वो 1949 ईस्वी में होती है और कहाँ पर होती है? तो मुंबई में होती है। इसकी जो द्वितीय प्रदर्शनी होती है वो 1950 ईस्वी में होती है और इसकी तीसरी और अंतिम प्रदर्शनी जो होती है वो 1952 ईस्वी में होती है। इन सभी पॉइंटों को नोट रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंटें हैं। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि पिकासो के घनवादी आकारों की रंग योजना किसकी कला में प्रदर्शित है? और ऑप्शन के रूप में सतीश गुजराल, के हैपर, गायतोंडे और सुजा दिए गए हैं। तो पिकासो के घनवादी आकारों की जो रंग योजना जो हमें जिनकी कला में प्रदर्शित होती है वो भारत के प्रसिद्ध कलाकार एस गायतोंडे की कला में प्रदर्शित होती है। ऑप्शन के रूप में सी राइट होगा क्योंकि यहाँ पर पिकासो के जो घनवादी रंगों की योजना से काफ़ी प्रभावित थे वो गायतोंडे थे और गायतोंडो की जो रेखाएं थी वो हेनरी मातिस और पाल क्री के रेखांकन से गायतोंडे की रेखांकन पद्धति काफ़ी प्रभावित थी। तो यहाँ पर गायतोंडे आए हुए हैं जो कि भारत के बहुत ही फेमस अमूर्तन कला के चित्रों के पितामह के रूप में जाने जाते हैं। गायतोंडे जी का जो जन्म होता है वो 1924 ईस्वी में नागपुर महाराष्ट्र में होती है। तो इनके जन्म को याद रखिएगा, इनका जन्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनका जन्म 1924 ईस्वी में नागपुर महाराष्ट्र में होती है और इनकी मृत्यु जो होती है वो 2001 में होती है।
ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 2020 में इनकी बहुत ही फेमस पेंटिंग जो कि कीमत जो थी वो 32 करोड़ में बिकी थी, जो कि उस टाइम 2020 में भारत के सबसे महंगे आर्टिस्ट के रूप में जाने जाते थे। और वर्तमान में भारत के सबसे महंगे आर्टिस्ट अमिता शेरगिल हैं, जो कि आप लोगों को ऊपर के क्वेश्चनों में डिस्कस किए हैं। तो गायतोंडे से बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंटों को और भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जो गायतोंडे थे, इनकी प्रारंभिक कला में जो हमें जैन और बसोहली जो चित्र थे, उससे गायतोंडे के जो प्रारंभिक कला थी वो काफ़ी प्रभावित थी। तो इन सभी पॉइंटों को आप लोग नोट करेंगे। साथ ही साथ गायतोंडे की जो आर्ट की शिक्षा होती है वो जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से होती है। तो यहाँ से बनने वाले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करेंगे, और अगला क्वेश्चन है कि वी.एस. गायतोंडे को पद्मश्री सम्मान मिला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करिएगा। तो वी.एस. गायतोंडे को जो पद्मश्री सम्मान भारत सरकार के द्वारा मिला था, वो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी होगा, क्योंकि 1971 ईस्वी में वी.एस. गायतोंडे को भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था, और इनके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंटों को याद रखेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आप लोगों के समझ आ रहा है वो हो जाएगा कि पुरानी भारतीय संसद भवन का डिजाइन किसने बनाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो भारतीय संसद का जो डिजाइन बनाया गया था वो वास्तुकार एडविन लुटियंस के द्वारा बनाया गया था। तो इसका आंसर बी राइट हो जाएगा। ये रहे एडविन लैंसडीन लुटियन, जो कि भारतीय जो संसद है उसका डिजाइन इनके द्वारा बनाया गया था। इस क्वेश्चन से बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंटों को हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि पुरानी जो भारतीय संसद भवन थी, जो कि आप लोगों को पिक के माध्यम से दिखाया गया है, इसका आकार जो था वो क्या था, गोलाकार था, गोलाकार था। और इसका जो निर्माण किया गया था, इसकी निर्माण की डेट आप लोग याद रखिएगा। इसका निर्माण जो हुआ था वो 1921 से 1927 के बीच में इसका निर्माण किया गया था, क्योंकि ये वास्तुकला की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो भारतीय संसद है, जब भारत का संविधान 1950 ईस्वी में लागू हुआ था, तो भारतीय जो संसद थी इस बिल्डिंग को स्वीकार कर ली थी। तो भारतीय संसद का जो बिल्डिंग है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसका अभी रूपांतरण कर दिया गया है नए संसद भवन में। तो ये वास्तुकला की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले टाइम में बन सकते हैं। इसके वास्तुकार के रूप में हम लोग जान चुके हैं एडविन लुटियंस, ये एक वास्तुकार के रूप में थे। तो यहाँ से बनने वाले इम्पॉर्टेंट पॉइंटों को नोट करिएगा। इसके आकार जो थे वो गोलाकार थे, ये भी आप लोग देख चुके हैं। क्वेश्चन है कि नए भारतीय संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, HCP, अर्थात हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी। इसी ने नए भारतीय संसद भवन का डिजाइन तैयार किया है। यहाँ पर नए संसद भवन आई हुई है, क्योंकि ये बिल्डिंग जो है ये वास्तुकला की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसके आर्किटेक्ट के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। इसके आर्किटेक्ट जो हैं वो आर्किटेक्ट को याद रखिएगा, उनका नाम जो है वो है बिमल पटेल। बिमल पटेल जी भारत के एक ऐसे आर्किटेक्ट हैं जिनके नाम पर तमाम उल्लेखनीय बिल्डिंग निर्मित की गई हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और उन्हीं में से जो नए भारतीय संसद भवन बनी है उसके आर्किटेक्ट जो हैं वो बिमल पटेल हैं। ये जो भारतीय संसद बनी है भारतीय, इसमें ये भी पुटअप किया जा सकता है कि नए संसद भवन में कितने प्रवेश द्वार हैं। तो दोस्तों इसमें 3 प्रवेश द्वार हैं, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। इन तीनों प्रवेश द्वारों के नाम भी हैं। पहले का जो नाम है उसको हम लोग ज्ञान द्वार के नाम से जानते हैं। दूसरा जो है उसको हम लोग शक्ति द्वार के नाम से जानते हैं।
इसको आप लोग को याद रखना होगा क्योंकि ये बिल्डिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और तीसरा जो होता है वो कर्म द्वार के नाम से जाना जाता है। इस बिल्डिंग में 3 प्रवेश द्वार हैं। इस बिल्डिंग के आकार की अगर हम लोग बात करें तो ये त्रिकोणी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो पुरानी भारतीय संसद थी उसका जो आकार था वो गोलाकार था, लेकिन जो हमारी नई भारतीय संसद बनी है इसकी जो आकार है ये त्रिकोणी है। नए संसद भवन की डिजाइन जो तैयार की है वो गुजरात वेस्ट के आर्किटेक्चर फर्म HCP ने तैयार की है। और इस बिल्डिंग के जो मुख्य आर्किटेक्ट हैं वो बिमल पटेल हैं। इन सभी पॉइंटों को आप लोग नोट करिएगा क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है, क्योंकि हमारे आर्किटेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है, वास्तुकला की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये अभी बिल्डिंग ट्रेंडिंग में है तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। अगले क्वेश्चन के ऊपर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अगला जो क्वेश्चन है कि हाल ही में किस विश्वविद्यालय को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, शांति निकेतन विश्वविद्यालय और खैरागढ़ विश्वविद्यालय। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि शांति निकेतन विश्वविद्यालय को अभी हाल ही में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। और ये विश्व विरासत सूची में हासिल होने वाला ये 41वें नंबर का विश्व विरासत सूची में हासिल हुआ है भारत का। शांति निकेतन यहाँ पर आई हुई है और यहाँ से बनने वाले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये हैं कि शांति निकेतन की जो स्थापना की गई थी वो कवि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1901 ईस्वी में की गई थी। इसको याद रखिएगा। और भारतीय कला की दृष्टि से अगर हम लोग बात करें तो ये जो शांति निकेतन है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये बीरभूम जिले में स्थित है। और ये जो बिल्डिंग जहाँ पर है ये बोलपुर में स्थित है। इसको नोट रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पुटअप किया जा सकता है। शांति निकेतन की स्थापना 1901 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। और इसी शांति निकेतन में कला भवन की जो स्थापना की गई थी वो 1919 ईस्वी में की गई थी, जो कि विजुअल आर्ट के जो फैकल्टी यहाँ पर कला भवन फाइन आर्ट जो स्थापित की गई थी वो 1919 ईस्वी में निर्मित की गई थी। और यहाँ पर जो ये राष्ट्रीय स्तर पर शांति निकेतन विश्वविद्यालय का जो दर्जा प्राप्त हुआ था वो 1921 ईस्वी में इसको दर्जा प्राप्त हुआ था। किसकी? विश्वविद्यालय की। राष्ट्रीय स्तर पर विश्वविद्यालय की जो दर्जा 1921 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। तो इन सभी पॉइंटों को आप लोग नोट करिएगा, किसी भी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। 9th नंबर का क्वेश्चन है कि विश्व धरोहर सूची में भारत के कितने स्थल शामिल हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, क्योंकि विश्व धरोहर सूची में भारत के कितने स्थल शामिल हैं तो इनकी संख्या जो है वो 42 हो चुकी है। और ये 42 नंबर का जो विश्व धरोहर सूची है वो होयसल के मंदिरों को शामिल किया गया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। होयसल के मंदिरों को विश्व विरासत सूची में अभी 2023 में सभी को शामिल किया गया। तो इस प्रकार से विश्व धरोहर सूची में भारत के कितने स्थल आ चुके हैं? तो 42 स्थल आ चुके हैं। दोस्तों अगले क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, और जो इस चैनल पर पहली बार वॉच कर रहे हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। हिस्ट्री ऑफ आर्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को ये चैनल कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइए। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि होयसल मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, अर्थात कर्नाटक राज्य में होयसल मंदिर जो समूह हैं
वो देखने को मिलते हैं। अर्थात यहाँ पर होयसल मंदिरों का एक समूह ही है और इस समूह में चाहे वो बेलूर के मंदिर हों, चाहे हेलेबीट के हों, चाहे सोमनाथपुरा के प्रसिद्ध मंदिर हों, जिन्हें विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। क्योंकि जो अभी हाल ही में जो 42वां विश्व धरोहर सूची में स्थान हासिल किया गया है वो होयसल मंदिर समूह को ही हासिल दिया गया है। तो इस प्रकार से इन सभी पॉइंटों को नोट करिएगा। तो इस क्वेश्चन से बनने वाले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को याद रखनी होगी वो ये होगी कि होयसल जो मंदिर है, होयसल एक बात ध्यान से देखिएगा, होयसल एक शक्तिशाली राजवंश था जिसने 11वीं सदी से 14वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत के जो अधिकांश हिस्से थे उस पर शासन किया था और होयसल राजाओं को कला के संरक्षण के लिए जाना जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दक्षिण भारत में होयसल समूह के बहुत ही भव्य भव्य सुंदर जो मंदिर हैं वो देखने को मिलते हैं। तो होयसल मंदिरों की जो शाश्वत सुंदरता और नक्काशीदार जो बनावट है वो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और हमारे पूर्वजों के असाधारण शिल्प कौशल का जो प्रमाण है वो होयसल मंदिरों के समूह में हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से यहाँ से जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो आप सभी लोग याद रखिएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आज का जो हमारा सेशन था वो आज का समाप्त होता है। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और किसी प्रकार की कोई क्यूरीज है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हम लोग अगले टॉपिक में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।